What is leprosy? Leprosy can be called as it is called as Hansen's disease. Okay, Hansen's disease क्यों बोला गया है? ये दिखाई दे रहे हैं आप लोगों को यहाँ पे? इनका नाम क्या है? डॉक्टर गेरार्ड आर्मर हैंसन। उन्होंने इसको डिस्कवर किया था, इसका जो पैथोजेनिक एजेंट है जिसके वजह से लेप्रोसी को हम लोग क्या बोलते हैं? हैंसन्स डिसीज। ये जो हमारा लेप्रोसी है वो आप लोगों ने देखा है ना, लेप्रोसी मतलब ये क्या कहलाता है? जहाँ पे स्पॉट्स आते हैं। ओके, वो पुराने जमाने में वो ऐसे हाथ को बांध के रखते थे, अमिताभ की मूवीज में वगैरह दिखाया वाला है। ओके, सो दैट इज द लेप्रेसी। ओके, तो ये जो लेप्रेसी है बेसिकली क्या है? ये एक क्रोनिक एंड सिस्टेमिक इन्फेक्शियस डिसीज होता है। ओके, जो एक्चुअली में अफेक्ट करता है, प्राइमरीली ये अफेक्ट करता है तो अफेक्ट करता है ये नर्व्स को अफेक्ट करता है। और उसका जो सेकेंडरी इफेक्ट होता है वो सेकेंडरीली अफेक्ट करता है, स्किन को अफेक्ट करता है। तो सेकेंडरीली ये अफेक्ट करता है किसको? स्किन को। साथ में जो म्यूकस मेम्ब्रेन होते हैं, राइट, म्यूकस मेम्ब्रेन को अफेक्ट करता है। उसी के साथ में ये अफेक्ट करता है आईज एंड द बोन्स। ओके, इसी को हम लोग बोलते हैं इफेक्ट ऑफ द लेप्रोसी। तो लेप्रोसी दो का इफेक्ट होता है। प्राइमरीली किसको अफेक्ट करता है? नर्व्स को। और सेकेंडरी स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन, आईज एंड द बोन। ओके, और ये जो होता है ये एक्चुअली में अफेक्ट करता है जो बॉडी के कूलर पार्ट्स होते हैं रिलेटिवली। ओके, जैसे स्किन हो गया, माउथ, फिर रेस्पिरेटरी ट्रैक, देन पेरिफेरल नर्व्स एंड द लिम्फ नोड्स, इनको ये अफेक्ट करता है लेप्रोसी नाम का हमारा डिसीज। ओके, तो ये अगर इन्फेक्शियस डिसीज है मतलब ये किसी न किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होता होगा। और वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है कौन सा है? माइकोबैक्टीरियम लेप्री। ये जो माइकोबैक्टीरियम लेप्री होता है ये एक्चुअली में एसिड फास्ट बैक्टीरिया होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि ये किसी भी अपन कन्वेंशनली हम लोग क्या करते हैं, माइक्रोब्स को कहाँ पे कल्चर करते हैं? कल्चर मीडिया में। लेकिन माइक्रो बैक्टीरियम लेप्री को हम लोग कल्चर मीडिया में ग्रो नहीं कर सकते हैं। और ये जो होता है वो डॉर्मेंट रहता है किसके अंदर? इन द मैक्रोफेजेस के अंदर ये डॉर्मेंट रहता है। मतलब वो वायबल होता है। वायबल का मीनिंग कैपेबल ऑफ रिप्रोड्यूसिंग, बट कैसा है? डॉर्मेंट। ओके, तो माइकोबैक्टीरियम दैट इज लेप्री इज द एसिड फास्ट बैक्टीरियम। ओके, इसको कल्चर मीडिया पे ग्रो होता है क्या? नहीं। ओके, और कहाँ पे डॉर्मेंट जाके रहता है? इन द मैक्रोफेजेस। और फिर आगे उसके पैथोलॉजी में हम लोग देखेंगे कि ये कैसा होता है। अब टिश्यू में इसका जो अपीयरेंस होता है वो कैसा दिखाई दे रहा है? दिस इज द राउंडेड, क्या है उसका? मासेस है, जस्ट लाइक द सिगरेट्स इन द पैक। ओके, तो इस तरीके से हम लोगों को दिखाई देता है ये जो अपने कौन से माइकोबैक्टीरियम लेप्री। और ये जो राउंडेड मास होता है इसी को हम लोग बोलते हैं ग्लोबाई। ओके, तो ये है हमारा पॉजिटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ओके, अब हम लोग देखेंगे कि ये माइक्रो जो हमारा लेप्रेसी है, लेप्रेसी है या नहीं, वो लेप्रेसी का टेक्निक्स होते हैं फॉर द डेमोन्स्ट्रेशन। मतलब कैसे पता चलता है कि लेप्रेसी है और ये माइक्रोबैक्टीरियम प्रेजेंट है या नहीं है। तो उसके लिए सबसे पहला तरीका कौन सा होता है? दिस इज कॉल्ड एज, ये बैक्टीरिया कौन सा था? एसिड फास्ट बैक्टीरिया। इसलिए कौन से स्टेन में दिखाई देगा? बाय यूजिंग द एसिड फास्ट स्टेनिंग, जिसी को हम लोग क्या बोलते हैं? जिल निल्सन स्टेन। ओके, फिर दूसरा होता है इट इज कॉल्ड एज फाइट फेराको स्टेनिंग। और ये जो फाइट फेराको स्टेनिंग होती है ये एक्चुअली में जेल निल्सन का मॉडिफाइड स्टेनिंग होता है। दैट्स व्हाई वी कैन कॉल इट एज अ मॉडिफाइड जेल निल्सन स्टेन। ओके, तो ये सेकंड तरीका है डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए लेप्रोसी, दैट इज माइकोबैक्टीरियम लेप्री। ओके, फिर जो तीसरा होता है इट इज कॉल्ड एज जीएमएस स्टेनिंग। जीएमएस स्टैंड्स फॉर द गोमोरी मेथेनामाइन सिल्वर स्टेनिंग। ओके, तो अगर हम लोगों को ये नाम आ गए किसी भी एमसीक्यूज में
तो ये स्टेनिंग के पता होने चाहिए। तो माइक्रो बैक्टीरियम लेप्री के लिए कौन से स्टेन यूज करते हैं? एसिड फास्ट, और उसी को क्या बोलते हैं? जेल निल्सन। फिर फाइट पैराको स्टेनिंग एंड द गोमरी मेथेनामाइन सिल्वर स्टेनिंग। ओके, फिर जो थर्ड में मेथड रहती है, इस मेथड को हम लोग बोलते हैं मॉलिक्यूलर मेथड। जैसे इसका क्लासिक एग्जांपल है, दिस इज द पीसीआर, मींस पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। और जो फोर्थ, दैट इज द फिफ्थ जो तरीका है डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए, दैट इज द, ये कौन से एंटीबॉडीज है? आईजीएम एंटीबॉडीज टू द पीजीएल1 एंटीजन्स को अगर बाइंड होते हैं, तभी भी हम लोग डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं लेप्रोसी को। ओके, तो लेप्रोसी को डेमोन्स्ट्रेट करने कितने तरीके हैं? 5। कौन से? 3 स्टेनिंग, एक मॉलिक्यूलर मेथड एंड बाइंडिंग ऑफ द आईजीएम टू द कौन सा एंटीजन है? दैट इज पीजीएल1 एंटीजन। ओके, उसके बाद में अब हम लोग देखेंगे इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन, मतलब ये किस तरीके से फैलता है। तो ये जो हमारा डिसीज है लेप्रोसी, ये कम्युनिकेबल है या फिर नॉन कम्युनिकेबल है? कम्युनिकेबल डिसीज है। और उसमें भी कैसा है वो? इट इज द स्लो कम्युनिकेबल, स्लो कम्युनिकेबल डिसीज है ये। ओके, तो हाँ, और साथ में हम लोगों को इसके बारे में ये पता होना चाहिए, अगर स्लो कम्युनिकेबल डिसीज है, मतलब एक बार इन्फेक्शन हो गया तो वो तभी का तभी अपने, उसको क्या बोलेंगे, सिम्टम्स दिखाना चालू करेगा क्या? नहीं। तो एक बार इन्फेक्शन होने के बाद में सिम्टम्स आने तक की पीरियड को क्या बोला जाता है? दैट इज कॉल्ड एज इंक्यूबेशन पीरियड। और इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड रहता है, कितना लगता है तुमको, कितना होता होगा? कितना? 3 से 4 महीने? ओके, नहीं। तो ये इसका इंक्यूबेशन पीरियड रहता है 2 to 20 ईयर्स। ओके, हाँ, राइट। तो कितना इंक्यूबेशन पीरियड है इसका? 2 to 20 ईयर्स इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है। इसका मीनिंग क्या हो गया? अगर एक बार इन्फेक्ट इन्फेक्ट कर दिया तो डॉर्मेंट जाके कहाँ पे रहता है वो? मैक्रोफेजेस में। ओके, तो हो सकता है 2 साल के बाद में, ओके, कब तक? 20 ईयर्स तक वो कभी भी अपने सिम्टम्स दिखा सकता है। ओके, तो अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ये ट्रांसमिट कैसा होता है। तो पहला इसका ट्रांसमिशन का तरीका कौन सा होता है? बाय द डायरेक्ट कांटेक्ट। ओके, और वो किसका है? जो बैसिलाई प्रेजेंट होते हैं, वो भी किसमें? डैमेज स्किन लेजन्स में। तो डायरेक्ट कांटेक्ट मतलब डायरेक्ट लेजन को हाथ लगाने का, या फिर वहां से जो टिश्यूज निकलते हैं, ओके, या फिर जो बैंडेजेस होते हैं उनके थ्रू भी, तो ये यही कहलाता है डायरेक्ट कांटेक्ट। या फिर जो नेजल सिक्रेशंस आते हैं, राइट, या फिर जो हेयर फॉलिकल से भी डायरेक्ट कांटेक्ट में ये ट्रांसमिट होता है। दूसरा वाला उसका ट्रांसमिशन कैसा होता है? फ्रॉम द मदर टू द फीटस, दैट इज कॉल्ड एज मैटरनो फीटल ट्रांसमिशन। मतलब ये डिसीज कहाँ से कहाँ पे होता है? मदर से फीटस को भी होता है। और साथ में तीसरा वाला, दैट इज ये ट्रांसमिट होता है थ्रू द मिल्क से भी ट्रांसमिट होता है। तो इस तरीके से these are the some methods of more modes of transmission of the mycobacterium leprae. Okay, अब लेप्रेसी है तो उसको, उसकी कोई टेस्ट भी होनी चाहिए, और वो टेस्ट कहलाती है लेप्रोमीन टेस्ट। तो जैसे टेस्ट बोला जाता है, अपने को क्या लगता है कि डायग्नोसिस होता होगा, लेकिन ये डायग्नोस्टिक टेस्ट नहीं है। ओके, तो ये अगर ये डायग्नोस्टिक टेस्ट नहीं है, तो अपन इसको काय के लिए यूज करते हैं? वी यूज टू क्लासिफाई द लेप्रोसी, और वो भी किसके ऊपर? ऑन द बेसिस ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स के ऊपर। ओके, तब अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे इंट्राडर्मल इंजेक्शन देते हैं लेप्रोमिन का। और लेप्रोमिन क्या है? लेप्रोमिन मतलब अपन किसको क्लासिफाई करने वाले हैं? लेप्रोसी को। तो वो किससे होने वाला है? माइकोबैक्टीरियम लेप्री से। ओके, तो माइक्रोब्स को सीधा हम लोग इसमें ये करेंगे क्या? नहीं। ओके, तो अपन यहाँ पे किसको इंजेक्ट करते हैं? इसको बोलते हैं एंटीजेनिक, एंटीजेनिक एक्सट्रैक्ट ऑफ द माइकोबैक्टीरियम लेप्री। ओके,
तो ये एंटीजेनिक एक्सट्रैक्ट जो होता है माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री का, उसका इंट्राडर्मल इंजेक्शन दिया जाता है और उसके ऊपर से फिर दो टाइप के रिएक्शंस आते हैं। एक कहलाता है हमारा फर्नांडेज रिएक्शन और वो रिएक्शन आता है विद इन 24 to 48 आवर्स ओनली। अब ईयर्स नहीं बोलने का। तो ये तो कब आएगा, क्या दिया हम लोगों ने, इंट्राडर्मल इंजेक्शन ऑफ द एंटीजेनिक एक्सट्रैक्ट ऑफ माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री। ओके, तो यहाँ पे जब फर्नांडीज रिएक्शन आते हैं दैट विल बी विद इन द 24 to 40 आवर्स और यहाँ पे जाके हम लोगों को मिलता है एरिया दैट इज कॉल्ड एज द इंड्यूरेटेड एरिया। ओके, इंड्यूरेटेड एरिया का मीनिंग ही क्या होता है, दिस इज द हार्डन्ड एरिया। मतलब जहां पे इंजेक्शन दिया गया है वो एरिया कैसा हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा। और कितने टाइम में, 24 to 48 आवर्स में। ओके, तो यहाँ पे सिंपल मीनिंग क्या होता है, इट इज द लोकलाइज हार्डनिंग ऑफ द सॉफ्ट टिश्यूज दैट विल बी कॉल्ड एज, दैट इज फर्नांडीज रिएक्शन। ओके, तो उसके बाद में फिर दूसरे जो रिएक्शन आते हैं उनको हम लोग बोलते हैं मित्सुडा रिएक्शन। और ये जो रिएक्शन आते हैं वो आते हैं 3 to 4 वीक्स में। ओके, 3 to 4 वीक्स में। अब यहाँ पे फर्नांडीज में क्या मिला था, हार्डन्ड एरिया। ओके, और यहाँ पे अभी मित्सुदा रिएक्शन में मिलते हैं हम लोगों को ग्रैन्युलोमैटस, ग्रैन्युलोमैटस लेजन। ओके, अब ये ग्रैन्युलोमैटस लेजन का मीनिंग क्या होता है पता है किसी को? जब भी हम लोग कोई भी इन्फेक्शन होता है, इन्फेक्शन होने के बाद में क्या होता है, इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन जब भी आता है तो किसकी वजह से होता है, अपना जो इम्यून सेल्स आते हैं वो उसके ऊपर जाके इन्फेक्शन के ऊपर अटैक करते हैं और उसको सारे साइड से, सपोज यहाँ पे इन्फेक्शन हो गया तो यहाँ पे इसके सराउंडिंग में कौन आ जाएगा, कौन से वाले सेल्स रहेंगे, इम्यून सेल्स रहेंगे। तो अब यहाँ पे ये जो बन चुका है दैट इज कॉल्ड एज द ग्रैन्युलोमैटस लेशंस। ओके, और वो कब बनेंगे, 3 to 4 वीक्स में। तो वी विल क्लासिफाई द लेप्रेसी अकॉर्डिंग टू द इम्यून रिस्पॉन्स। और कौन से रिस्पॉन्स है, पहला कहलाता है हमारा फर्नांडीज रिएक्शन। ओके, अब ये जो क्लासिफिकेशन हम लोगों ने देखा था किसके ऊपर था, किसके ऊपर था, इम्यून रिस्पांस के ऊपर। पहला इम्यून रिस्पांस कितने टाइम में आया था, 24 to 48 आवर और दूसरा 3 to 4 वीक्स में। और ये इंपॉर्टेंट वाले पॉइंट्स है क्योंकि ये जीपैट में कभी भी आ सकते हैं इन द ऑप्शंस। ओके, तो अब हम लोग इसका क्लासिफिकेशन देखेंगे और सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन है दिस इज कॉल्ड एज द ट्रेडिशनल ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन। ओके, और ये जो ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन है वो दो आदमियों ने दिया था और उनका नाम है रिडले एंड द जॉपलिन। ओके, तो किसने दिया है, दिस इज द रिडले एंड द जॉपलिन। ओके, तो इन्होंने जो दिया वाला है दैट इज द ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन। और ये जो क्लासिफिकेशन है ये दो टाइप का होता है, एक कहलाता है लेप्रोमेटस टाइप और दूसरा कहलाता है ट्यूबरकुलॉइड टाइप। ओके, तो ये जो लेप्रोमेटस टाइप होता है दिस इज द लो रेजिस्टेंस लेप्रोसी। ओके, so this is the लो रेजिस्टेंट। तो जाहिर सी बात है ट्यूबरकुलोइड टाइप कौन सा वाला रहेगा, दिस विल बी ऑफ द हाई रेजिस्टेंस। ओके, तो दिस इज द हाई रेजिस्टेंट। अब यहाँ पे हमारे ये दो टाइप के आ रहे हैं, कौन से वाले क्लासिफिकेशन, एक कहलाता है लेप्रोमेटस लेप्रेसी, दूसरा कहलाता है ट्यूबरकुलोइड लेप्रेसी। ओके, अब यहाँ पे देखते हैं कि पहला कौन सा पार्ट है, दैट इज द स्किन लेजन। ओके, तो लेप्रोमेटस लेप्रेसी में स्किन लेजन्स कैसे होते हैं, सिमेट्रिकल, मल्टीपल। ओके, देन हाइपोपिगमेंटेड, मतलब कलर कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। ओके, वैसे ही ट्यूबरकुलोइड लेप्रोसी कैसा होता है, असिमेट्रिकल, जिसमें बहुत ही कम लेजन्स होते हैं। ओके, साथ में इसमें हाइपोपिगमेंटेशन भी होता है। ओके, अब यहाँ पे बताओ वेन इसकी नर्व इन्वॉल्वमेंट। ओके, या लेप्रोमेटस टाइप में प्रेजेंट होता है। ओके, लेकिन यहाँ पे जो सेंसरी डिस्टरबेंसेस होते हैं वो लेस सीवियर होते हैं।
आप लोगों ने बचपन में देखा होगा, अगर कोई पार्ट हार्ड होता है तो डॉक्टर उसको कैसे चेक करता है, ऐसे नीडल से इसको पिक करके देखता है, अगर पेन नहीं हुआ तो फिर चांसेस रहते हैं, क्योंकि सेंसरी डिस्टरबेंसेस आ जाते हैं। ओके, लेकिन ट्यूबरकुलोसिस टाइप में जो नर्व क्या कहलाता है, इन्वॉल्वमेंट तो प्रेजेंट रहता है, और यहाँ पे पक्का सेंसरी डिस्टरबेंसेस प्रेजेंट होते हैं। ओके, बाद में हम लोग डायरेक्टली कहाँ पे चले जाएंगे, बैक्टीरियोलॉजी में। अब यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे जो लेप्रा सेल्स होते हैं, दीज आर हाईली पॉजिटिव फॉर द लेप्रा बैसिलाई। अब एक कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा, कौन सा, लेप्रा सेल्स क्या होते हैं, तो वो भी देख लेते हैं। अब हमारे ये जो माइक्रोब्स कहाँ पे जाने वाले हैं, इन द डर्मिस। ओके, तो सबसे पहले डर्मिस में चले गए हैं। अब इनका जो माइक्रोब्स का प्रोलिफरेशन होता है, मतलब उनकी अच्छे से जो ग्रोथ होती है, वो कौन से सेल्स में होती है, अभी अभी बताया था ना, कौन से सेल्स में रहते हैं, इन द मैक्रोफेजेस। ओके, सो these will what proliferate in the macrophages. ओके, अब ये मैक्रोफेजेस में इनका प्रोलिफरेशन हो चुका है। अब उसकी वजह से देयर विल बी द सम फोमी चेंज। ओके, अब ये फोमी चेंज का मतलब क्या होता है, अब देखो माइक्रोब्स कहाँ पे चले गए हैं, कहाँ पे गए हैं, मैक्रोफेजेस में, और मैक्रोफेजेस में उन्होंने क्या किया है, फोमी चेंज किया वाला है। ओके, तो फोमी चेंज मतलब इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिपोजिशन ऑफ द लिपिड। ओके, तो किसका डिपोजिशन है, लिपिड का। तो इसमें जो फोमी मैक्रोफेजेस बन चुके हैं, उन सेल्स को ही हम लोग कौन से सेल्स बोलते हैं, वी कॉल देम एज अ लेप्रा सेल्स, और लेप्रा सेल्स को ही दूसरा भी नाम होता है, इट इज कॉल्ड एज द वर्चाउ सेल्स। ओके, मंचाउ नहीं, कौन सा वाला है, दिस आर द वर्चाउ सेल्स। ओके, तो बेसिकली लेप्रा सेल्स मतलब क्या होते हैं, दिस आर द फोमी सेल्स। जो फोमी क्यों बने हैं, बिकॉज ऑफ डिपोजिशन ऑफ द लिपिड्स, और वी कैन कॉल देम एज अ फैट। ओके, तो इस तरीके से हमारा ये कहलाता है लेप्रा सेल्स, और उसी को दूसरा नाम कौन सा है, वर्चाउ सेल। अब यहाँ पे देखते हैं लेप्रोमेटस लेप्रेसी में लेप्रा सेल्स आर हाईली पॉजिटिव फॉर द लेप्रा बैसिलाई, लेकिन यहाँ पे जो ट्यूबरकुलोसिस टाइप में होता है, यहाँ पे लेप्रा बैसिलाई ओनली फ्यू होते हैं। ओके, और इंपॉर्टेंट चीज ये याद रखने की, कौन सी टेस्ट है, लेप्रोमिन टेस्ट। ओके, तो लेप्रोमेटस लेप्रेसी के लिए लेप्रोमिन टेस्ट कैसी होती है, निगेटिव, एंड for tuberculosis leprosy के लिए it is a positive. So which type of leprosy will give the positive tuber हाँ tuberculin, sorry tuberculin कौन सी, lepromin test. Okay, so which one, tuberculoid leprosy. Okay, so this is the specific information you have to remember. Okay, अब हम लोग देखेंगे सेकंड जो पहला क्लासिफिकेशन कौन सा वाला क्लासिफिकेशन था, ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन, जो किसने दिया था, रिडले एंड जॉपलिंग ने। फिर जो दूसरा क्लासिफिकेशन होता है, दिस इज बेस्ड ऑन द क्लिनिकल, हिस्टोलॉजिकल एंड द इम्यूनोलॉजिकल फीचर्स। ओके, और इसी को हम लोगों ने किससे मॉडिफाई किया वाला है, रिडले एंड जॉपलिंग को, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, मॉडिफाइड रिडले एंड द जॉपलिंग क्लासिफिकेशन, जिसमें सबसे पहला कहलाता है टीटी। ओके, टीटी मींस ट्यूबरकुलोइड पोलर विच इज हाईली रेजिस्टेंस। ओके, और सबसे लास्ट में कौन सा रहेगा, ये पहला कौन सा है, ट्यूबरकुलोसिस लेप्रेसी, और सबसे यही क्लासिफिकेशन को अपन ने क्या किया, मॉडिफाई किया वाला है। ओके, और सबसे लास्ट में कौन सा वाला आ गया हमारा, दिस इज द लेप्रोमाइटस, दैट इज लेप्रोमेटस पोलर, दैट इज द लो रेजिस्टेंस, और दोनों के बीच में फिर आने वाले हैं, अभी हम लोग देखेंगे। तो सेकंड का कौन सा होता है, दिस इज द बॉर्डर लाइन ट्यूबरकुलर, एंड ये वाला कौन सा है, दिस इज द बॉर्डर लाइन लेप्रोमेटस। ओके, और बीच में कौन सा वाला रहेगा, this is the mid border line which is also called as the dimorphic। मतलब पहला कौन सा है, tuberculoid, then lepromatous, then borderline tuberculoid, then borderline lepromatous, and this is the बीच में कौन है, this is mid borderline, that is the dimorphic। So
दिस क्लासिफिकेशन इज द मॉडिफाइड रिडले एंड जॉपलिंग क्लासिफिकेशन। ओके, तो ये हो गया हमारा दो टाइप का क्लासिफिकेशन। किसका क्लासिफिकेशन है ये? लेप्रेसी का। उसके बाद में अब हम लोगों को क्या देखने का है? द डायग्नोसिस, और इसके लेप्रेसी का लैब में डायग्नोसिस कैसे किया जाता है। तो सबसे पहला तरीका है, तो सबसे पहला वाला तरीका कौन सा रहेगा? सबसे पहले अपन क्या देखेंगे? सिम्टम्स। ओके, और उसी को क्या बोलेंगे? these आर द क्लिनिकल सिम्टम्स। ओके, तो बेस्ड ऑन क्लिनिकल सिम्टम्स, अगर क्लिनिकल कोई सिम्टम्स दिखाई देते हैं तब हम लोग उसको डायग्नोस कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या होता है? इट दीज आर द स्पेसिमन। ओके, स्पेसिमन कहाँ से लिए जाते हैं? स्प्रेड कहाँ से हो रहा था वो? नेजल म्यूकोसा। मतलब किसके किसके स्पेसिमन लिए जाएंगे? दैट इज नेजल म्यूकोसा के स्पेसिमन लिए जाएंगे। और कौन से स्पेसिमन लिए जा सकते हैं? स्किन लेजन के, या फिर हाँ दैट इज हेयर फॉलिकल्स कैसे ले जाएंगे? ओके, तो इसको क्या बोलते हैं? ईयर जो लोब्यूल्स होते हैं। ओके, पहला कौन सा है? नेसल म्यूकोसा। ओके, उसको और साथ में कौन से जो स्किन में जो लेजन्स होते हैं उनके सैंपल्स लिए जाते हैं। स्पेसिमन मतलब क्या हो गया? सैंपल्स। ओके, तीसरा तरीका कौन सा होता है? दिस इज एसिड फास्ट स्टेनिंग। ओके, एसिड फास्ट स्टेनिंग कोई नाम क्या है दूसरा? जेल निल्सन स्टेनिंग। ओके, ये हो गया। फिर फोर्थ वाला है, दैट इज द स्किन एंड नर्व की बायोप्सी। ओके, मतलब सैंपल निकाल के लेजन्स में से उसकी स्टडी की जाती है। और फिफ्थ वाला तरीका है, दैट इज कॉल्ड एज एनिमल इनोकुलेशन। ओके, एनिमल इनोकुलेशन में हम लोग क्या करते हैं? जो हम लोगों ने सैंपल्स लिए वाले हैं, सैंपल्स किसके पास से लिए वाले हैं? फ्रॉम द पेशेंट। ओके, तो जो पेशेंट से सैंपल लिए वाले हैं इनको हम लोग जाके इंजेक्ट करने वाले हैं। और किस में जाके इंजेक्ट करते हैं? फुट अ पैड। ओके, सो दिस इज द फुट अ पैड ऑफ द एनिमल। और वो एनिमल, ये एनिमल होता है, दिस एनिमल इज कॉल्ड एज आर्माडिलो। ओके, सो दिस इज द आर्माडिलो। ये इसके जो फुट पैड होते हैं इसमें इंजेक्ट किया जाता है। ओके, तो ये एक कहलाता है हमारा एनिमल इनोकुलेशन। और लास्ट में तो कौन सा वाला है? अगर कौन से टाइप की लेप्रोसी है वो जानने के लिए लेप्रोमिन टेस्ट। ओके, तो इस तरीके से हम लोग डायग्नोस कर सकते हैं लेप्रोसी को। अब हम लोगों को देखने का है इसकी पैथोफिजियोलॉजी। ओके, तो अब बताओ पैथोफिजियोलॉजी का मीनिंग क्या होता है? ये जो अपना माइक्रोब तो जाके बॉडी में ग्रो हो गया, लेकिन इसका प्राइमरी टारगेट कौन होता है? नर्व ना। मतलब वो नर्व डैमेज कैसा करेगा उसकी हम लोग देखने वाले हैं पैथोफिजियोलॉजी। ओके, और ये पैथोफिजियोलॉजी में का ही मीनिंग क्या है? दिस इज द मैकेनिज्म, मैकेनिज्म ऑफ किसका डैमेज करने वाले हैं? नर्व का। तो दैट इज मैकेनिज्म ऑफ नर्व डैमेज। ओके, तो अब यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले ये माइकोबैक्टीरियम लेप्री क्या करेगा? एंट्री करेगा बॉडी में। ओके, फिर ये अटैक किसके ऊपर करता है? ऑन द पेरिफेरल नर्व। ओके, और कैसे? क्योंकि ये जाके बाइंड होता है श्वान सेल्स ऑफ द एक्सॉन। एक्सॉन के ऊपर कवरिंग होती है। ओके, सो उस उन सेल्स को हम अपन क्या बोलते हैं? श्वान सेल्स ऑफ द एक्सॉन। और उसकी वजह से देयर विल बी द डीमाइलिनेशन ऑफ द नर्व। ओके, और डी दैट इज डीमाइलिनेशन की वजह से अब इम्पल्स का जो प्रोपोगेशन होता है वो सामने नहीं जाता। ओके, इसके वजह से देयर विल बी द लॉस ऑफ द एक्सोनल कंडक्टेंस। ओके, मतलब ये इम्पल्स को कंडक्ट नहीं कर पाता है। ओके, और उसके वजह से देयर विल बी द मैनिफेस्टेशन ऑफ नर्व डैमेज। नर्व डैमेज होना मतलब क्या हो रहा है? तो मैनिफेस्टेशन मतलब कैसे पता चल रहा है कि एग्जैक्टली exactly क्या होता है कि अपन बोलेंगे कि वो नर्व डैमेज हो गया। ओके, तो पहला क्या हो जाएगा? पेन के सेंसेशन लॉस हो जाएंगे। ओके, साथ में टेम्परेचर के सेंसेशन लॉस हो जाएगा, टच का सेंसेशन या लॉस हो जाएगा, या फिर जो मसल का वीकनेस होगा, या फिर पैरालिसिस होगा। तो इस तरीके से ये मैकेनिज्म हो गया किसका है? नर्व डैमेज। तो सिंपली क्या कर रहा है वो?
किसके ऊपर जाके बाइंड करता है, श्वान सेल्स के ऊपर, और क्या कॉज करता है, डीमाइलिनेशन ऑफ द नर्व, ओके, जिसकी वजह से कंडक्टेंस लॉस हो जाता है, और उसके और वही इसी तरीके से देयर विल बी द नर्व डैमेज, ओके। तो ये हो गया मैकेनिज्म ऑफ द नर्व डैमेज, राइट। अब हम लोग देखेंगे इसके साइंस एंड सिम्टम्स, बस सुपरफिशियली देख लेते हैं, ओके। तो सिम्टम्स हम लोग डिवाइड करते हैं 3 पार्ट में। इसके पहला वाला सिम्टम कौन सा है, स्किन डैमेज, दैट इज स्किन के ऊपर सिम्टम्स, ओके। पहला स्किन के साथ में क्या होगा, डिस्कलरेशन, ओके, जैसे उसको क्या बोलते हैं, व्हाइट व्हाइट स्पॉट्स आना, ओके, दैट इज द डिस्कलरेशन ऑफ द स्किन, ओके। फिर स्किन के ऊपर किसका ग्रोथ हो रहा है, नोड्यूल्स का, ओके, सो देयर विल बी ग्रोथ ऑन द स्किन। स्किन कैसे हो जाती है, थिक, स्टीफ एंड द ड्राई, ओके। फिर जो अल्सर्स होते हैं, और वो भी कैसे, अब नर्व तो डैमेज हो चुका है, तो पेनफुल अल्सर बनेंगे या पेनलेस, पेनलेस अल्सर बनते हैं ऑन द सोल्स ऑफ द फीट, इसलिए मूवीज में देखा होगा पूरे कपड़े ऐसे बांध के रखते हैं, ओके। और साथ क्या हो रहा है, पेनलेस स्वेलिंग और द लम्स ऑन द फेस एंड द ईयर लोब, इसलिए वो भी बांध के रखते हैं, ओके। और बाद में क्या चला जाता है, लॉस ऑफ आईब्रोज एंड द आई लैशेस, महाराष्ट्र में पता है ये इनका ट्रीटमेंट एक आदमी करते थे, और बाबा आमटे, ओके। तो ये वो क्योंकि मराठी में इसको क्या बोलते हैं, कुष्ठ रोग, ओके, लेप्रेसी, राइट। तो ये होते हैं स्किन सिम्टम्स, ओके। उसके बाद में दूसरे जो सिम्टम्स होते हैं, किसकी वजह से आ रहे हैं ये सिम्टम्स, ड्यू टू द डैमेज टू द नर्व, ओके। तो नर्व में डैमेज की वजह से क्या होगा, नमनेस, ओके, जहां पे अफेक्ट हुआ वाला है वहां पे नमनेस आएगा, साथ में मसल वीकनेस होगा, या फिर उसका पैरालिसिस होगा, या फिर नर्व इनलार्ज हो जाते हैं, और देयर कैन बी आई प्रॉब्लम्स, जिसकी वजह से क्या होता है, ब्लाइंडनेस, ओके। तो ये हो गया सिम्टम्स ड्यू टू द डैमेज टू द नर्व। और तीसरा सिम्टम्स कौन सा वाला है, दैट इज इन द म्यूकस मेम्ब्रेन, तो नाक कैसा हो जाता है, स्टफी नोज, ओके, मतलब बहुत सारा उसमें भर जाता है, और साथ में क्या होता है, नोज ब्लीड भी चालू हो जाता है। तो इस तरीके से इसके 3 टाइप के सिम्टम्स होते हैं, एक तो स्किन के सिम्टम्स, दूसरा सिम्टम्स जो नर्व डैमेज की वजह से होते हैं, और तीसरा जो म्यूकस मेम्ब्रेन का में चेंजेस होते हैं। तो ये हो गए हमारे साइंस एंड सिम्टम्स, ये इनिशियल साइंस सिम्टम्स है। अगर ये सिम्टम्स को हम लोगों ने ट्रीट नहीं किया, तो फिर आगे बढ़ के ये भयंकर रूप धारण कर लेते हैं, ओके। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, इफ अन ट्रीटेड, ओके, ये साइन एडवांस होते हैं, और सबसे पहले क्या हो जाएगा, पैरालिसिस और द क्रिपलिंग ऑफ हैंड एंड फीट, ओके। और साथ में अब ये जो अपने आंखें रहती, सॉरी आंखें नहीं, क्या बोलते हैं, लिम्स, ओके, लिम्स के जो फिंगर्स है उनकी क्या होती है, शॉर्टनिंग, ओके। तो अभी जहाँ पे हमारा क्लास चल रहे है वहां पे भी अमरावती में भी एक है, ओके, तो ऐसा है आनंदवन, राइट, सॉरी सॉरी तपोवन, ओके। सो तपोवन में भी कौन से पेशेंट्स है, लेप्रोसी पेशेंट्स होते हैं, ओके। सो देयर विल बी द शॉर्टनिंग ऑफ टोज एंड द फिंगर्स, ओके, मतलब ये छोटे छोटे होना चालू हो जाता है, ओके। और साथ में फिर कौन सा वाला है हमारा, देयर विल बी द क्रॉनिंग नॉन हीलिंग अल्सर्स एंड एट द बॉटम ऑफ द फीट, ओके। ये कौन से स्टेजेस है, एडवांस स्टेज। साथ में एडवांस स्टेज में क्या हो रहा है, ब्लाइंडनेस, सारे के सारे आईब्रोज का लॉस हो चुका है, ओके। नोज डिसफिगरमेंट हो गया है, ओके, मतलब अब ये नॉर्मल नोज नहीं रहता है, ओके। और बाकी के भी कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, जैसे कौन सा वाला बाकी के कॉम्प्लिकेशन है, पेनफुल और द टेंडर नर्व्स, ओके। उसके बाद में रेडनेस एंड पेन अराउंड द अफेक्टेड एरिया, और तीसरा वाला कौन सा है, बर्निंग सेंसेशन आता रहता है स्किन में, ओके। तो इस तरीके से ये एडवांस साइंस है, अगर पहले के साइंस को ट्रीट नहीं किया गया तो, मतलब ये एडवांस लेवल ऑफ द डिसीज हो कहलाता है, ओके। तो ये हो गया हमारा रिगार्डिंग द लेप्रेसी। अब पता चला ये कितना डेंजरस होता है, राइट। तो दिस इज आवर लेप्रेसी।